नमस्कार। हर सत्ता के शिखर पर एक ताज होता है, लेकिन उस ताज के पीछे कई अदृश्य हाथ होते हैं जो उसकी दिशा को तय करते हैं। भारतीय राजनीति में यह अदृश्य शक्ति के रूप में लंबे समय से आरएसएस रही है और उसका सबसे सशक्त राजनीतिक औजार भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जब औजार स्वयं तलवार बन जाए तो नियंत्रण की लड़ाई अवश्य होती है, और आज वही खींचातान बीजेपी और आरएसएस के बीच खुलकर सामने आ रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकतवर मौजूदगी और संगठन के रूप में संघ की चिरपरिचित निर्णायक भूमिका के बीच एक तीखा संतुलन बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर महीनों से जो असमंजस, देरी और आंतरिक रस्साकसी दिखाई दे रही है, वो दरअसल एक बड़ी राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा थी। यह सिर्फ नाम तय करने की बात नहीं थी, बल्कि यह इस बात का निर्णायक मोड़ था कि 2029 के आम चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा और सत्ता की विरासत किसे मिलेगी। मीडिया सूत्रों के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान थे, और एक ऐसा चेहरा जो संघ की विचारधारा से भी जुड़ा रहा है और जिसके नाम में अपेक्षित सहमति बन सकती थी। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इस नाम पर सहज नहीं थी। उन्होंने इसकी काट के रूप में धर्मेंद्र प्रधान को आगे बढ़ाया, और एक ऐसा नाम जो संघ से जुड़ा तो है लेकिन मोदी शाह खेमे का वफादार भी माना जाता है। जवाब में संघ ने मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे किया, जो मोदी के भी करीबी रहे हैं, लेकिन अमित शाह उन्हें लेकर सहज नहीं थे। यहां पर आकर मामला उलझ गया। अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से रिटायरमेंट की ओर इशारा कर संघ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं संघ ने भी पलटवार में 75 वर्ष की रिटायरमेंट नीति को हवा दे दी, जिससे स्पष्ट संकेत था कि अगर मोदी और शाह आगे की सोच रहे हैं तो संघ भी अपने मर्यादाओं को लागू करने को तैयार है। यह एक सत्ता युद्ध था जिसमें दो वैचारिक ध्रुवों के बीच पर्दे के पीछे कई समझौते हुए। अब जो खबरें छनकर बाहर आई हैं, उनके अनुसार संघ की यह शर्त मान ली गई है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पसंद से ही होगा। बदले में प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। यानी शाह के लिए भविष्य का द्वार खुला और संघ के लिए पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने की गारंटी भी। लेकिन इस पूरी राजनीतिक समरसता के पीछे एक और बड़ा छाया पात्र है, अदानी प्रकरण। अमेरिका द्वारा अदानी समूह पर ईरान से गुपचुप गैस आयात करने के मामले में शक्ति की तैयारी की जा रही है। मुद्रा पोर्ट पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंध और उससे जुड़ी संवेदनशील जानकारियां इस राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित दबाव का कारण बन सकती है। इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। अदानी मोदी संबंधों के चलते कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव मोदी पर आ सकता है, और शायद इसी वजह से सत्ता हस्तांतरण की पटकथा पहले से ही लिखी जा रही है। मीडिया में चल रही चर्चाओं, वरिष्ठ पत्रकारों की अंदरूनी रिपोर्टिंग और भड़ास जैसे प्लेटफार्मों पर जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, वे इस थ्योरी को और पुख्ता करती हैं कि नरेंद्र मोदी अब अपनी सत्ता को सुनिश्चित उत्तराधिकारी के हवाले करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और ये उत्तराधिकारी कोई और नहीं अमित शाह होंगे, भले ही ये सहमति मजबूरी में बनी हो। आरएसएस और बीजेपी के इस नाजुक गठजोड़ में ये फैसला एक संघ समझौता है, लेकिन यह भी तय है कि यह सिर्फ एक चेहरा तय करने का मामला नहीं है, यह भारतीय राजनीति के अगले दशक की दिशा तय करने वाला फैसला है। संघ ने अपनी पकड़ बरकरार रखी, मोदी ने शाह के भविष्य की राह तय की, और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नियंत्रित नेतृत्व की छांव में आगे बढ़ने को तैयार दिख रही है। पर सवाल अब भी कायम है, क्या यह सहमति अस्थायी है या सिर्फ अगले संकट तक की एक अस्थायी संधि? क्या मोदी वास्तव में सत्ता से विदाई की तैयारी में है, या ये एक महज एक रणनीतिक चक्रव्यूह है? भारत की राजनीति अब सिर्फ निर्णयों से नहीं, उनके पीछे के अदृश्य समीकरणों से भी चलती है, और आज यही समीकरण हमारे सामने उजागर होते हैं। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ,
आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराती रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।